हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यूपीपीएससी आरओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं और कल मतलब कि 9 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, प्रॉपर नोटिफिकेशन, और इसके बाद इसके फॉर्म भी फिलअप शुरू हो जाएंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले उनके PYQs को अच्छे से एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम लोग आरओ के जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं 2001 से लेकर 2021 तक जितने भी अब तक पेपर कराए गए हैं उन सभी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और इसी में आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जितने भी आज तक के यूपीपीएससी आरओ द्वारा कराए गए क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। आरओ में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और पेपर एनालिसिस करने से, पुराने क्वेश्चन करने से हमें पता भी चलता है कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, मतलब कि कौन से पार्ट्स को हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और कौन से पार्ट से कम क्वेश्चन आए हैं। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है मोनोक्लाइमेक्स मतलब कि एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था EF क्लेमेंट्स के द्वारा। किसी भी क्षेत्र के जो समुदाय होते हैं उन समुदायों के अनुक्रमण, इनकी जो अंतिम अवस्था होती है उनको क्लाइमेक्स समुदाय या फिर क्लाइमेक्स कहते हैं। यह समुदाय अंतिम स्थायी, स्वनियंत्रित और भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के साथ साथ साम्य स्थिति में होता है। और समुदायों के अनुक्रमण मतलब कि सक्सेशन की अवस्था को शेरे भी कहते हैं। क्लेमेंट्स के एकल चरम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र का एक अंतिम चरम समुदाय होता है जिसकी तरफ सभी समुदायों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें प्रमुख एक्ट हैं और उनसे जुड़े वर्ष हैं। तो कौन सा अधिनियम कौन से वर्ष में आया था। तो इसमें यदि बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की तो ये आया था 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह आया था 1986 में। वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम यह आया था 1981 में। और द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट यह आया था 1974 में। तो इसका 1, 2, 3, 4 ये सुमेलित है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन ऑफ रिवर इज मेजर्ड बाय मतलब कि जो नदी का जल प्रदूषण होता है वो मापा जाता है किसके द्वारा। तो ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो जो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसके द्वारा नदी में जल के प्रदूषण को मापा जाता है। यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो जल प्रदूषण कम होगा। तो जब वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो वाटर पोल्यूशन कम होगा। और इसके विपरीत यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो वाटर पोल्यूशन अधिक होगा। और जल प्रदूषण की मात्रा को BOD मतलब कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा गया है कई बार कि जल प्रदूषण की मात्रा को मापा जाता है किसमें। तो ये मापा जाता है BOD के माध्यम से। BOD का मतलब क्या होता है। तो जैविक ऑक्सीजन मांग या ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट इसमें बताना है घटते उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र सही है। घटते बताना है मतलब कि सबसे ज़्यादा किसमें उत्पादकता होती है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मैंग्रोव में होती है, फिर घास के मैदानों में होती है, एंड देन झीलों में, और फिर होती है सागरों में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट है धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन A सतपुड़ा नेशनल पार्क। यदि बाकियों की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, MP में है। बांधवगढ़ ये भी MP में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी MP में है। तो धूपगढ़ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और सतपुड़ा ये पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से लेकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिम तक फैला है। याद रखिएगा धूपगढ़ में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, राजपीपला पहाड़ियों से लेकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में। तो इनको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और ये सतपुड़ा की ही सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। तो इस रूप में भी आ सकता है कि सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है धूपगढ़। और यदि बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की जो कि राजस्थान में है, तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो उसका भी याद रखिएगा और सतपुड़ा का भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट से। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे PCS हो या फिर RO एग्जाम हो। तो ये रिपोर्ट भी अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें पूछा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। पूछा है जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसमें नागालैंड में कितने जनजातीय डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 हैं। और मेघालय की बात करें तो मेघालय में 11 हैं। मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में 8 हैं।
और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 9 है। तो यहाँ पे नागालैंड और मिजोरम दिए गए ऑप्शन के, और यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग नागालैंड और मेघालय दोनों में ही ज़्यादा है, मतलब 11 जनजाति जिले हैं। तो इसका 1 और B दोनों सही होगा। और हाल ही में जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आई है, इसके अकॉर्डिंग नागालैंड में है 11 जनजाति जिले, मेघालय में 7 जनजाति जिले हैं। नया आंकड़ा ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और मिजोरम में है 8 जनजाति जिले तथा मणिपुर में है 9 जनजाति जिले। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन B पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है। और जैव विविधता और स्थानिक जातियों की उपलब्धता से परिपूर्ण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पारिस्थितिकी दृष्टि से उच्च उत्पादक होते हैं, यही जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था, किसका? जैव विविधता हॉटस्पॉट का। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 हैं। ये याद रखिएगा, ये चारों का पूछा गया है। इसमें आता है पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र और सुंडा लाइन, जो कि निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। अब हम लोग आरओ के 2016 के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। में कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि परिस्थिति के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हम बात करें कारण की, तो कारण यह है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। मानव क्रियाओं से वातावरण तो प्रभावित होता है, तो इसका कारण सही है, लेकिन कथन गलत है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन D, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। साथ ही हम लोग देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन इन्वायरमेंट के पूछे गए हैं आरओ एग्जाम में। 2021 में तो पूछे गए थे 7 से 8 क्वेश्चन, लेकिन 2016 में ओनली 1, मतलब केवल और केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है इन्वायरमेंट का। 2016 में आरओ का री एग्ज़ाम कराया गया था। तो अब हम लोग 2016 में आरओ के री एग्ज़ाम के सभी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन D कच्छ। कच्छ कहाँ पर है? तो यह है गुजरात में। तो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी, मतलब कि गुजरात में स्थित है। और सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर क्षेत्र है। चिल्का लेक की बात करें तो यह उड़ीसा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है, और यह एक लेगून लेक भी है। निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है, निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है कौन सा? तो ये हो जाएगा सूर्य। तो जीवाश्म ईंधनों का चरम स्रोत सूर्य है। क्यों? क्योंकि सूर्य से ही सभी जीव जंतु ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, साथ ही इन पौधों को शाकाहारी जंतुओं द्वारा अपने आहार के रूप में ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इसी तरह खाद्य श्रृंखला में जीव एक दूसरे पर आश्रित रहकर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इन जीव जंतुओं के नष्ट होने के पश्चात कुछ वर्षों बाद ये जीवाश्म में बदल जाते हैं और इसे ही जीवाश्म ईंधनों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो ये होता है सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी के कारण ही जीव समुदाय विकास कर पाते हैं। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है वेटलैंड कंजर्वेशन से। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? सबसे पहले तो ये हुआ था 1971 में ईरान में। तब से ही वेटलैंड डे मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को, ये भी याद रखिएगा। और अब भारत में अर्धभूमियों की संख्या कितनी है? तो ये है 75 रामसर साइट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1992 में। तो प्रमुख संस्थाओं से भी क्वेश्चन आए हैं जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है NGT, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। तो वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई थी। इस संस्थान का पूर्व में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम था। तो इसका पहले का नाम पूछे तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और 2006 में वन अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया था। अब हम लोग 2017 के आरओ मेंस के सभी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़े सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
जिसमें कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। करेक्ट है। कारण यह है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसका कारण गलत है, कथन सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है कौन? तो ये करता है उत्पादक। तो जैविक और अजैविक घटक आपस में संबंधित होते हुए एक दूसरे से परस्पर क्रियाकलाप करते हैं एवं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हुए प्रकृति एवं खाद्य श्रृंखला में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो उत्पाद होते हैं ये जैविक एवं अजैविक जगत के संगठकों के मध्य बिचौलिए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा भोज्य पदार्थ बनाते हैं एवं अपनी जड़ों के द्वारा अजैविक पदार्थ ग्रहण करते हैं एवं उपभोक्ताओं, जिनमें आता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव, इनके लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ये भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन हमारे वायुमंडल में कौन सी परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। यदि हम बात करें ग्रीन हाउस गैसों की, तो ये वातावरण में वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैसें हैं, जिनमें प्रमुख गैसों के रूप में कौन कौन सी हैं ये याद रखिएगा। इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जल वाष्प, ओजोन, और ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तो इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी। करेक्ट है। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करना है, इसका उद्देश्य था। करेक्ट है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित था, तो इसका सी सही नहीं है, और इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था, तो इसका डी भी सही है। तो इसका हो जाएगा ओनली सी, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। कहाँ पे? तो ये की गई है चेन्नई में। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आए थे 2021 में 6 से 7 क्वेश्चन, तो इस बार भी आने की संभावना है 6 से 7 या 8 हो सकते हैं। लेकिन पहले इसमें 4 से 5 क्वेश्चन, और 2016 में तो ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। अब हम लोग 2017 के आरओ प्री के सभी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? जिसमें पहला है इंटांकी, ये कहाँ पे है? तो यह है नागालैंड में। बेतला कहाँ है? बेतला है झारखंड में। सिरोही, सिरोही कहाँ है? ये है मणिपुर में। और गुइंदी नेशनल पार्क ये है तमिलनाडु में। तो इसका हो जाएगा 3142 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, जैवमंडल। तो पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल है। जीवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, जिसके अंतर्गत जंतुओं तथा वनस्पतियों का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। और बात करें जीवमंडल की, तो इसके मुख्य रूप से 3 संगठक होते हैं। कौन कौन से? जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि जिसमें पहला है स्वपोषी मतलब कि स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। करेक्ट है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी मतलब कि विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है, तो इसका दूसरा भी सही है। इसमें दोनों सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? तो ये होती है घटती जाती है। ये लिंडमैन के नियम से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर 10% की ऊर्जा का ह्रास होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन में। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, और ये भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग कितना 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा, इसके 28 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री
साउथ में के 28 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री साउथ के मध्य पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। और ये वन पादप तथा प्राणियों के विकास एवं वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वर्ष भर उच्च वर्षा भी रहती है और टेम्परेचर भी रहता है। तो 2017 के प्री में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पूछे गए थे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग 2016 के आरओ प्री के सभी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2016 के क्वेश्चन को डिस्कस किया, लेकिन वो री एग्जाम कराया गया था, उसके क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालानुक्रम में लगाना है तो सबसे पहले हमारा बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब 1936 में, और बात करें फिर इसके बाद बना था कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में है, ये बना था 1955 में। और कांजीरंगा जो कि असम में है और ये वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, ये बना था 1945 में। साइलेंट वैली जो कि केरल में है, इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। तो इसमें सबसे पहले आएगा जिम कॉर्बेट मतलब कि 2, फिर इसके बाद आएगा कान्हा, फिर इसके बाद आएगा कांजीरंगा, फिर आएगा साइलेंट वैली, जिसका हो जाएगा 2431। 2431 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो इसमें अंशी कहाँ है? कर्नाटक में है, बेतला झारखंड में है, और इंद्रावती, तो इंद्रावती ही है छत्तीसगढ़ में, जिसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। यदि बात करें गूगामल की तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख जैव मंडल आरक्षित राज्य क्षेत्र है और उनसे जुड़ा राज्य है। सिमलीपाल कहाँ पे है? यह उड़ीसा में। दिहांग देबांग नाम से नदी में बहती है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक कहाँ है? यह है मेघालय में। और कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें हो जाएगा 4351 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के पर स्थित है भितरकनिका, तो ये सही नहीं है, क्योंकि भितरकनिका कहाँ है? यह है उड़ीसा में। और सुवर्ण रेखा नदी कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में। तो भितरकनिका यह उड़ीसा में ब्राह्मणी और वैतरणी नदी पर स्थित है, तो इसका कथन ए सही नहीं है। और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है तो ये गलत है, क्योंकि ये उड़ीसा में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कंचनजंगा, जिसे खंगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट है, 2016 में घोषित संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? तो ये था 110 नंबर पे, जो कि अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये करंट में था। नेक्स्ट है, जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं? तो इसमें था 35, लेकिन अब हो गया है 48। और इन सभी को हम लोग करंट के एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। अब हम लोग 2014 के आरओ मेंस के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है? तो इसमें है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये की गई थी 1980 में इसकी स्थापना। नेक्स्ट है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के द्वारा जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 2003 में। कब, कहाँ पर? तो यह किया गया था चेन्नई में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, वह क्या है? तो वो है एजोला। यदि बात करें एजोला की, तो एजोला ठंडे पानी में उगने वाला एक घास का पौधा है, जो प्रायः तालाबों और पानी भरे स्थानों पर तैरती हुई उगती है। इसकी वृद्धि इतनी तीव्र होती है कि यह 20 से 30 दिनों के भीतर दोगुनी हो जाती है। और इसका प्रयोग धान की फसलों में उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया है पहले भी, तो याद रखिएगा कि एजोला का प्रयोग धान की फसलों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। और यह धान की फसल में नील हरित शैवाल की अपेक्षा अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है। एजोला के नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता अधिक होती है और यह एक जलीय फर्न है, जिसमें एनाबीना एजोला नामक शैवाल सहजीवी के रूप में वास करता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, ये कहाँ से आती है? तो ये आती है जल से।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया है। इसमें जल का अपचयन होता है मतलब कि जल का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन मतलब कि रिडक्शन ये शर्करा के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए लाल प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश वर्णों मतलब कि विभव में संपन्न होती है और पर्ण हरित प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। तो ये दोनों ही याद रखिएगा। अब हम लोग 2014 के आरओ प्री के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी रबर। जो प्राकृतिक रबर है ये जैव निम्नीकरण होता है, यह पेड़ों और लताओं के रस या रबर छीर से बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो ओजोन परत है ये समताप मंडल के निचले भाग में 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और जो ओजोन है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है यानी कि O3। यदि बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी से 20 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच इसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है और ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है, डाप्सन है। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक है और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। ओजोन परत की क्षति के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की मात्रा है 78.7%, ऑक्सीजन मिलता है इसमें 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है 0.03% और आर्गन मिलता है इसमें 0.93%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, तो ये लकड़ी काटने से बिगड़ेगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, किसके किसके बीच, तो ये जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। बात करें पारिस्थितिकी की, तो इसको सर्वप्रथम परिभाषित और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जाता है जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। और अर्नेस्ट हैकल के द्वारा वातावरण और जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इससे जीव एवं उनके स्थान के संपूर्ण जैविक और अजैविक संगठकों के अध्ययन का बोध होता है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है किसके द्वारा, तो ये वनारोपण के द्वारा मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो वृक्षारोपण वनस्पतियां विशेष रूप से अधिक गहरी जड़ों वाली झाड़ियों को उगाकर पशुओं को चराए जाने से रोककर और नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर शस्यावर्धन कर स्थानांतरित कृषि को प्रतिबंधित करके और जो ढलान वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे समोच्च रेखाएं और जो ढलान वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर समोच्च रेखी जुताई करके, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करके और पवन की दिशा में समकोणीय जुताई आदि करके हम मृदा अपरदन यानी कि मृदा के क्षरण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए बलिया से नहीं करती है। लखनऊ अपनी बाउंड्री शेयर करता है हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली तथा उन्नाव से। नेक्स्ट है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है, तो इसमें हो जाएगा क्रोएशिया की प्लिटविस झील। तो क्रोएशिया के प्लिटविस झील राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को के द्वारा 1979 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। एजेंडा 21 यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास की संबंधित एक योजना है। इसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान किया गया था और यह सतत टिकाऊ विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी योजना है। अब हम लोग आरओ मेंस के 2013 के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे इन्वायरमेंट से, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की वृहत्तम जैवमंडलीय निधि है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। तो जैवमंडलीय निधि कौन कौन सी है, इसमें है नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता स्थान रखते हैं, तो इसमें हो जाएगा वालपराई, जो कि कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में और इसे 7वां स्वर्ग भी कहा जाता है। अब हम लोग 2013 के आरओ प्री के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
जिसमें पहला क्वेश्चन है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके पथ द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा वर्षा के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो इसमें हो जाएगा वनों को काटेंगे तो कहाँ से ही पारिस्थितिकी संतुलन बनेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1986 में। ये मार्च 1986 में पारित हुआ था और ये 19 नवंबर 1986 में पूरे देश में लागू हुआ था। और यह एक्ट भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद ही अस्तित्व में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में आया था सीक्वेंस में लगाने को। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो यह हुई थी 1984 में, 3 to 4 दिसंबर 1984 को हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो इसमें हो जाएगा गरीबी को कम करना। ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी धारणीय विकास करना, वातानुकूलन करना और कागज़ के थैलों का प्रयोग करना, इन सभी का पर्यावरण सुरक्षा से संबंध है। नेक्स्ट है स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों की। अब हम लोग 2010 के आरओ मेंस के सभी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है क्यों? क्योंकि यह मृदा से पानी अधिक मात्रा में सोख लेता है और एक दिन में लगभग 8 लीटर पानी सोखता है ये। नेक्स्ट है कथन दिया है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। करेक्ट है। कारण यह है कि जो ओजोन परत है ये पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो इसका कारण भी सही है, क्योंकि जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी सुरक्षा करती है। तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ पे है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। तो भारत में सबसे बड़ा चीता आवास आंध्र प्रदेश तेलंगाना का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 10। तो कौन कौन से 10 जैव भौगोलिक मंडल हैं? इसमें आता है लद्दाख का ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय पर्वतमाला, तराई क्षेत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, राजस्थान का थार रेगिस्तान और दक्कन का पठार, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पश्चिमी और पूर्वी तटीय बेल्ट। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था दिसंबर 2002 में। इसका उद्देश्य था जैविक विविधता की रक्षा की व्यवस्था की जाए और उसके विभिन्न अंशों का टिकाऊ उपयोग किया जाए। अब हम लोग 2010 के आरओ प्री के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा महासागर। जो महासागर है ये सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है भारत का अंटार्कटिक और समुद्री अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा में। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है, तो ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण घटित होता है। नेक्स्ट एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे अनुक्रमण मतलब कि सक्सेशन कहा जाता है। तो वातावरण में परिवर्तन के कारण पहले के जीवों के स्थान पर नए जीव आ जाते हैं व नया समुदाय स्थापित हो जाता है। इसे ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं और अनुक्रमण एक दीर्घकालीन क्रिया है जिसके अंतिम चरण में एक स्थायी या परम या चरम समुदाय स्थापित होता है। 2010 में आरओ का पेपर 2 टाइम कराया गया था, इसलिए हम लोग 2010 में आरओ के 4 पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 मेंस तथा 2 प्री। तो अब हम लोग 2010 के री एग्ज़ाम के मेंस के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट है भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी परिवहन खंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना मतलब कि क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आणविक ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 2012 में जनवरी माह में वह कौन से मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना था? तो ये थी ला नीना। अब हम लोग 2010 के री एग्जाम के आर प्री के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकेन। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन या मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और यह वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? क्या? तो इसमें लोगों के आवागमन के संबंध में सही है और लोगों के जुड़ाव के संबंध में ये भी सही है, साथ ही लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, तो इसके तीनों सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अब हम लोग 2001 के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़े सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा पर्यावरण रक्षा एवं सुधार के क्षेत्र में विलक्षण योगदान के लिए दिया जाता है। बात करें यूनेप की, तो इसे 1972 में नैरोबी में केन्या में स्थापित किया गया था और यह कोष पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित अन्य पुरस्कारों की बात करें तो इसमें आता है गोल्डन पांडा पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा सही है? हमें सही बताना है। तो पहला है पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया था एजी टांसले के द्वारा, करेक्ट है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, ये भी करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, सही नहीं है। और वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, तो इसका 4 भी सही नहीं है। इसमें सही है पहला और दूसरा, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भूमंडलीय उष्णता मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो विश्व में संपर्क बेहतर हो गए, गलत है। हिमनद पिघलने लगे, करेक्ट है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगे, ये भी सही है। और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, ये तो बहुत पड़ा है, तो इसका 2, 3, 4 सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक क्या करेगा? तो ये संकटापन वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, करेक्ट है। क्या यह जैविक विभिन्नता की दस्युता यानी कि पायरेसी को रोकेगा? ये भी सही है। और यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान भी करेगा, तो इसके सभी सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, यह सर्वाहारी को प्राप्त होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले के द्वारा 1935 में किया गया था और एजी टांसले के अकॉर्डिंग किसी भी स्थान के जीवी समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवी वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है। नेक्स्ट है जैव वानिकी मतलब कि बायोनॉमिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है हमें। तो इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, करेक्ट है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय भी है, ये भी सही है। और यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, तो इसके तीनों सही हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। जैववानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक्स से मिलकर बना है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय भी है, साथ ही यह पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यों पर भी बल देता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन ए शांत घाटी में। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली एवं पालतू जीव जंतुओं और पादपों की प्रजातियों की बहुलता को ही जैव विविधता कहते हैं। और इसका सबसे पहले प्रयोग किया था विल्सन ने 1986 में। और शांत घाटी जो कि केरल में है और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा है और इसे ही एक राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्र भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी SO2।
तो अम्ल वर्षा के लिए सर्वप्रमुख कारक गैसें कौन सी है? तो इसमें आता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसें रिफाइनरीज, खनिज तेल व कोयले आदि के जलने से निकलती हैं और वायुमंडल की आर्द्रता की से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, यानी कि HNO3 बनाती हैं। और जो आगरा का ताजमहल है ये अम्ल वर्षा के कारण ही काला पड़ता जा रहा है। जो अम्ल वर्षा है ये सर्वाधिक प्रभावित देश इससे है स्वीडन, नॉर्वे तथा अमेरिका।